हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास 24। स्वागत है आप सभी का इस सेशन के अंदर। आज का सेशन बहुत फटाफट होने वाला है, काफ़ी जल्दी मैं कराने वाली हूँ बिकॉज ऑफ माई रिस्ट्रिक्टेड नेक मूवमेंट। मेरी नेक मूवमेंट थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, लेफ्ट राइट हिल नहीं रहा है, तो इसलिए वी विल डू द चैप्टर। हम टॉपिक करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं, वही जो आपका सेट नंबर 10 है ना। 10 है, 16, 17, 18 को एग्ज़ाम है। आप लोग ने होपफुली प्रिपेयर कर लिया होगा। सारे बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम की अच्छे से रिवीजन वगैरह कर चुके हैं। तो ये लास्ट स्टेप्स हैं कुछ रिवीजन के, उनको फॉलो कर लीजिए थॉरली। कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया 2-3 टॉपिक हैं जो इंडिविजुअली मुझे कराने हैं आप लोगों को फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, जो आपके कल से स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। कल फॉर नेक्स्ट 3 डेज हम टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हेट्रोजीनस, होमोजीनस और साथ में हम करने वाले हैं दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज का सेशन फटाफट सीधा क्वेश्चंस पे टारगेट करते हुए, थ्योरी की क्लासेस क्लास 24 पे ऑलरेडी चल रही हैं। वहाँ पे आपको अगर थ्योरी आपने नहीं की है तो पूरा थ्योरी आपको जो है वो कवर करना है। सेकेंडली टेस्ट वाला जो पोर्शन है वो भी आपको फटाफट से कवर करना है। ठीक है, क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड, which of the following condition is required to have the value of displacement of an object। अगर हमें किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का विस्थापन निकालना होता है तो हमारे पास जो मेन जो इसमें पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हमें इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, द पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट तभी निकलती है, या डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में शॉर्टेस्ट जो पाथवे होता है, सबसे छोटी जो दूरी होती है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टू हैव द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की दूरी शॉर्टेस्ट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जीरो होना चाहिए, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होना चाहिए। जीरो किस केस में होगा, जब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दोनों सेम होंगी, जैसे कि सर्कुलर पाथ पे होता है। अगर आप किसी ट्रैक पे हो, रनिंग ट्रैक पे हो मान लीजिए, और रनिंग ट्रैक पे आप इस तरीके से घूम रहे हो, तो सर्कुलर पाथवे जो है इसमें डिस्टेंस तो आप कुछ कवर करोगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जो होगा वो जीरो होगा। तो व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए बात कर रहे हैं तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं। फोकल जो है वो आधा होता है। ठीक है, तो आर पूरा है, फोकस जो है वो आधा है, तो यहाँ पे r/2 ये फोकस बनाता है ना। तो फोकस जो है वो क्या कहलाता है, r/2। ठीक है, फोकस से p की दूरी जो है वो r/2। द प्रॉब्लम ऑफ मायोपिया इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। तो अगर किसी भी व्यक्ति को मायोपिया है तो उसको किस लेंस से कवर किया जा सकता है, कनकेव लेंस। याद रखिए, कन्वेक्स प्लेन, बाइकॉन्वेक्स से नहीं, कनकेव। अगर हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, दूर दृष्टि दोष है, हाइपरमेट्रोपिया, तब कन्वेक्स लेंस को यूज करना चाहिए। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, मास 2 किलो इसमें दिया हुआ है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी भी दी हुई है 100 जूल। तो वेलोसिटी क्या होगी, है ना, सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², राइट। काइनेटिक एनर्जी 100 हो गया, हाफ हो गया, इंटू 2 हो गया, इंटू v² हो गया, कैंसिल कर दीजिए, 10 आ जाएगा यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है। अब ये जो इक्वेशन है वो कोई कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, आराम से आप जो है वो पूरी इक्वेशंस को पढ़ पा रहे हो। द कॉम्प्लिकेशन इज जस्ट इन दी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट सेंटर। ठीक है, सीधा सीधा लर्न करा रही हूँ मैं, केंद्र पे अधिकतम होता है। अगर कोई सर्कुलर लूप है, राइट, इस तरीके से करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, द फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट दी सेंटर। जैसे हम इसमें अर्थ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अर्थ इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर लूप। Which of the following cell is specialized cell that conducts information by electrical impulse from one part of the body to the other? तो इसमें हम आंसर जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, न्यूरॉन्स। ठीक है, अब इसमें जो बाकी के ऑप्शन हैं जैसे डेंड्राइट और एक्सॉन जो है वो न्यूरॉन का ही हिस्सा है, लेकिन स्पेसिफिक आंसर नहीं देना आपको, आंसर यहाँ पे जनरलाइज देना है क्योंकि यहाँ पे सेल पूछा हुआ है। ठीक है, सेल का पार्ट नहीं पूछा है, एक्सॉन और डेंड्राइट सेल का पार्ट है ना कि सेल, राइट। सिलेक्ट दी प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। जो स्पीशीज होती हैं उनकी पॉपुलेशन को स्टेबल कौन करता है,
रिप्रोडक्शन, इसीलिए कहते हैं ना इस धरती पे जो भी जीव हैं, जो भी जीवधारी है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उसको रिप्रोड्यूस करना ही पड़ता है बाय एनी डिफॉल्ट, तभी स्पीशीज का नंबर बढ़ेगा, नहीं तो स्पीशीज का नंबर नहीं बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का एक कप के आकार का हिस्सा है जिसके 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 साथ गुर्दे, गुर्दे क्या होते हैं आपकी किडनी के लिए बोला जाता है, में प्रत्येक केशिका क्लस्टर जुड़े होते हैं। सो ऑफ द फॉलोइंग इज अ कप शेप्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विद विच ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड। तो पहले तो आपको अगर कप शेप लिखा हुआ है तो आपको वुमेन्स कैप्सूल याद रखे, नेफ्रॉन में ये जो होता है ना इसी को वुमेन्स कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ट्यूब्यूलर पार्ट होता है वुमेन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ठीक है, तो वुमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, पीसीटी, डीसीटी, ये किसी भी नेफ्रॉन जो कि किडनी की यूनिट है या स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। किसी जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है, किस जीव में, तो सेल डिवीजन या फिजन के फॉर्म में, मैमल्स, रेप्टाइल, यूनिसेलुलर। सिंपल है ये तो, पौधे, रेप्टाइल्स और मैमल्स जब ये खुद ही मल्टी सेलुलर हैं तो वो यूनिसेलुलर या सेल डिवीजन से अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिजन से नहीं करेंगे, सिंपल यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इन द फूड वैक्यूल ऑफ विच ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वन विद देन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म। देखो इसमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने का तो आगे मतलब ही नहीं आता अगर आपको ये समझ आ जाए कि फूड वैक्यूल कहाँ पे होता है। खाद्य रिक्तिका या खाद्य रसधानी बोला जाता है और फूड वैक्यूल मात्र आपके अमीबा और पैरामीशियम में पाया जाता है। पैरामीशियम में भी इतना स्ट्रेंज मतलब इतना पावरफुल नहीं होता है कि फूड को तोड़ा जाए, और उसमें वाटर वैक्यूल होता है। ठीक है, जब पैरामीशियम लिखा रहेगा या पैरामीशियम आंसर होगा तो उसमें वाटर वैक्यूल होगा, ना कि फूड वैक्यूल। ठीक है, उसमें वाटर वैक्यूल होता है, और जो अमीबा होता है उसमें खाद्य रसधानी या खाद्य रिक्तिका पाई जाती है। तो वाटर फूड वैक्यूल हमेशा आपको अमीबा से रिलेट करना है। ठीक है, स्यूडोपोडिया। द डैश मूव्स वाटर एंड मिनरल। अब बताओ, अब ऑप्शन देखने की जरूरत है आपको। पेड़ों में पानी और मिनरल्स, खनिज कौन ट्रांसफर करता है, जाइलम। ठीक है, वाइल ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो खाना बना है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन ट्रांसफर करता है, फ्लोएम। तो ये तो वन लाइनर टाइप है, पहले जाइलम फिर फ्लोएम यहाँ पे। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हर बार यही मत भर देना, ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पे कॉलनकाइमा, पैरेन्काइमा, अब किसी भी रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये डैश पेड़ों में स्टोरेज का काम करता है, ये मजबूती या फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। जब चूना पत्थर को गर्म करने पे, अब जैसे लाइमस्टोन है, पहले तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला याद रखिए, चूना पत्थर क्या होता है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं। ठीक है, उसको जब हमने हीट किया है ना, हीट करने पे वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्विक लाइम में। क्विक लाइम क्या होता है, त्वरित चूना कहा जाता है। त्वरित चूना का फॉर्मूला क्या है, CaO। अब जब CaCO3 से CaO बना, यानी कि CO2, यानी कि जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वो इवॉल्व हो गई, वो हट गई, तो ये क्या हुआ, ये टूट गया ना, विखंडन हो गया, अपघटन हो गया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन इज जुड़ना, डिस्प्लेसमेंट इज विस्थापन करना, डिकम्पोजिशन इज किसी भी चीज का टूटना, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब आयंस के हिसाब से टूटना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड इज क्लासिफाइड एज एन एल्कोहल, तो प्रोपेनॉल करके याद रखिए, इसके जो सफिक्स होते हैं उससे हमें पता लगता है, ओन कीटोन, ओइक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल जो है वो अल्डिहाइड यानी कि CHO के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रोपेनोइक ये COOH के लिए करते हैं, ओन जो है कीटोन के लिए करते हैं CO, और ऑल जो है वो अल्कोहल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज आइडेंटिफाई द स्मेल। अब अगर मान लीजिए चार आपके पास चीजें हैं जो कि ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब होता है जहां पे आपका जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को जब आप सॉल्वेंट में मिलाते हो, सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में है, सॉल्यूट जो कम मात्रा में पाया जाता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलाए जाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। इनमें से किसमें स्मेल आएगी, शुगर, सॉल्ट और पोटेशियम पर मैग्नेट की स्मेल नहीं आती है। डिटॉल याद रखिए, डिटॉल पानी में मिलते के साथ ही स्मेल करता है। ठीक है, इट रिलीजेस दी पंजेंट स्मेल जो कि एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद वाटर। अगर एसिड को पानी के साथ मिला दिया जाता है, जैसे इसमें एग्जाम्पल याद रखिए, H2SO4 को अगर आपने पानी के साथ मिला दिया है
तो सबसे पहले तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा। किस चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा? पानी के मिलने से हमेशा हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा बाय वॉल्यूम, ठीक है। इट विल इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर हाइड्रोनियम आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम। दिल बी नो इफेक्ट, डिक्रीज नहीं होगा। इसमें कुछ ट्विस्ट है, क्या आप आंसर 1 लिखिए, क्योंकि हाइड्रोनियम नहीं लिखेंगे, इसमें हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन H प्लस आयन, ठीक है। हाइड्रोनियम OH माइनस H प्लस ऐसे करके याद रखिए, ठीक है। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब चीज़ जो है वो कम एसिडिक हो जाएगी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इज यूज्ड एज इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करके याद रखिए, खाना सोडा भी बोलते हैं। खाना सोडा जो है वो एंटा एसिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको अपचन है, ज़्यादा खा लिया है या ज़्यादा भी नहीं खाया, आपकी ईटिंग हैबिट आपने कुछ गड़बड़ कर लिया, मतलब जैसे अगर मुझे सुबह के टाइम पे दही नहीं पचता है, रायता छाछ नहीं पचती और मैं सुबह के टाइम ही रायता या छाछ पीऊँगी, मेरा एसिडिटी लेवल बढ़ेगा, ठीक है। जब हम स्टार्ट करते हैं अपना दिन तो किसी भी एसिड चीज़ के साथ नहीं स्टार्ट करना चाहिए, हमेशा बेसिक चीज़ के साथ स्टार्ट करना चाहिए, इसीलिए चाय पीने को मना करते हैं, ठीक है। तो pH log H POH log OH माइनस करके याद रखिए। यहाँ पे ये इधर क्यों खिसक गया, चलिए कोई नहीं। द एटमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आइटम, हाइड्रोजन एटम सबसे स्मॉलेस्ट एटम होता है और उसकी एटम की रेडियस जो होती है, अच्छा एटम की रेडियस कैसे नापते हैं? एक एटम से दूसरे एटम के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, वो हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है। ये आपका कितना एटम कितना अच्छे से अरेंज है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। बाकी आप इसको कंसीडर करेंगे तो हाइड्रोजन का 10⁻⁻⁻10, इसको हम कहते हैं एटम का रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई। और अगर हम पीरियोडिक टेबल अपनी देखते हैं तो उसमें हाइड्रोजन, या फिर जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमारी जो एटॉमिक रेडियस है वो घटती है, क्या होती है? घटती है। और जब हम नीचे जाते हैं तो बढ़ती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। किस सॉल्यूशन है ना, फॉर्मूलाज लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज इज यूज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। किसी सोल्यूशन मतलब आपका जो मिश्रण होता है उसको विलयन, ठीक है, विलयन, किसी भी विलयन के आयतन परिषद द्वारा, आयतन परिषद मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात हो रही है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को अगर कैलकुलेट किया जाता है तो हम कैसे करते हैं, उसमें कितना सॉल्यूट मिलाया गया है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट मिलाया गया है। जैसे कि मान लीजिए 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट, ये देखो 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट अगर 100 ग्राम पानी में मिला दिया गया है तो उसमें आपको सॉल्यूट की परसेंटेज अगर पूछी जाती है तो 20/120 इनटू में 100, ऐसे करके इसको कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखिएगा ये हमको कैलकुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg, मास 0.5 kg है, अगर उसको ऊपर की तरफ भेजा गया है, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड एंड राइज इट टू द हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर इसकी हाइट है ना। तो इसका अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इसमें पहले तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये क्वेश्चन आपके मोशन से रिलेटेड है, क्योंकि ऊपर की तरफ भेजा जा रहा है तो ये क्वेश्चन ग्रेविटी का है, ठीक है। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे v² - u² = 2gh, ठीक है। इसमें एक चीज, अच्छा माइनस इधर आएगा ना, -2gh = v² = u² - 2gh। अब इसमें क्योंकि वॉल को ऊपर भेजा है तो वो 20 मीटर फाइनल हाइट बता रहा है, जबकि उसने u जो है ना वो कैलकुलेट करके नहीं बताया, मतलब u की वैल्यू जो है वो आपको निकालनी है, v की वैल्यू फाइनल वाली की जो वैल्यू है ना वो उसने 0 दी है, ठीक है। जब हमने बॉल को फेंकना शुरू किया तो जो फेंकने के लिए जो हमको उसकी इनिशियल जो हमको चाहिए वो 0 है, = u² हम निकालने वाले हैं। 2 इंटू ग्रेविटी कितनी है इसकी, ग्रेविटी 10 यहाँ पे लगा सकते हैं, और हाइट ही कितना गया है 20 मीटर तक, ठीक है। इसमें द्रव्यमान का कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, ये बस जान पूछ के दिया हुआ है। 400 द्रव्यमान मास आपको सिर्फ क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया है, v² है तो अंडर स्क्वायर आ जाएगा,
400 जो है वो 20 का स्क्वायर रूट होता है, तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज ट्रिपल, एक लेंथ थी x है ना, अभी उसकी जो कंडक्टर है उसकी लंबाई को 3x कर दिया गया, कीपिंग बाकी फैक्टर सेम, तो रेजिस्टेंस घटेगी या बढ़ेगी? देखो सिंपल सी चीज़ है, जब भी आपने लंबाई को बड़ा किया है तो जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगी, है ना, रोकने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी, छोटे में से जल्दी से इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे, जबकि अगर ये 3 गुना बढ़ दिया तो इलेक्ट्रॉन को पास होने में दिक्कत होगी। ट्रिपल्ड हो जाएगा, 3r करके याद रखना है, ठीक है, 3r ही इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो थ्योरी वाला सेक्शन आप क्लास 24 एप्लीकेशन से जाके देख लीजिएगा। टेस्ट में भी आपको अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 100-150 टेस्ट अपडेटेड हैं ऑलरेडी, उनको आप कर सकते हो, आगे भी और अपडेट होने वाले हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको कल दे दूंगी, जहाँ से ये पूरा सेक्शन आपको रिवाइज करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के सेशन में, और आगे के कुछ क्वेश्चंस आपके सेशंस जो हैं वो थ्योरी के हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।